स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, कुरूव द्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। 2. यह एक घनी आबादी वाला नदी डेल्टा है जो काबिनी नदी के बीच में स्थित टापुओं के एक समूह से मिलकर बना है। 3. इसके वनों में औषधीय जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केरल के वायनाड में स्थित कुरूव द्वीप, जिसे कुरुआ द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, यह पर्यटकों तथा फोटोग्राफरों का एक प्रिय गंतव्य है और यह अपने शांत वातावरण एवं प्राकृतिक आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विविध वन्य जीवों के लिए एक अभ्यारण्य प्रदान करता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह एक घनी आबादी वाला नदी डेल्टा है जो काबिनी नदी के बीच में स्थित टापुओं के एक समूह से मिलकर बना है, जिसमें समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात शामिल है, अतः कथन 2 सही है। इसके वनों में औषधीय जड़ी बूटियों के साथ साथ विभिन्न प्रजातियों के ऑर्किड और प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं, अतः कथन 3 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इनमें एक तरफ विवाद और दूसरी तरफ देश दिए गए हैं। 1. पारासेल द्वीप, चीन, ताइवान, वियतनाम। 2. स्कारबोरो शोल, चीन, फिलीपींस। 3. सेनकाकू, भारत, चीन। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सुमेलित है या सुमेलित है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पारासेल द्वीप विवाद चीन, ताइवान और वियतनाम के बीच, अतः युग्म 1 सुमेलित है। स्कारबोरो शोल विवाद चीन और फिलीपींस के बीच, अतः युग्म 2 सुमेलित है। सेनकाकू या डियाओयू द्वीप विवाद पूर्वी चीन सागर में चीन और जापान के बीच, अतः युग्म 3 सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वह राज्य विधानसभा को बुला सकता है या स्थगित कर सकता है और राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। 2. वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में राज्य विधानमंडल को संबोधित कर सकता है। 3. वह राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर चुनाव आयोग के परामर्श से निर्णय लेता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राज्यपाल राज्य विधानसभा को बुला सकता है या स्थगित कर सकता है और राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है, अतः कथन 1 सही है। वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में राज्य विधानमंडल को संबोधित कर सकता है, अतः कथन 2 सही है। वह राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर चुनाव आयोग के परामर्श से निर्णय लेता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, शॉर्ट सेलिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें निवेशकों को कीमत में गिरावट की प्रत्याशा में स्टॉक या प्रतिभूतियों को कम कीमत पर वापस खरीदने के प्रयोजन से उधार लेना और बेचना शामिल है। 2. नेकेड शॉर्ट सेलिंग तब होती है जब स्टॉक या प्रतिभूतियों को उधार लेने की व्यवस्था किए बिना या यह सुनिश्चित किए बिना बेचा जाता है कि उन्हें उधार लिया जा सकता है। 3. सेबी ने हाल ही में घोषणा की है कि हालांकि सभी श्रेणियों के निवेशकों को शॉर्ट सेलिंग में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन नेकेड शॉर्ट सेलिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शॉर्ट सेलिंग इसमें निवेशकों को कीमत में गिरावट की प्रत्याशा में स्टॉक या प्रतिभूतियों को कम कीमत पर वापस खरीदने के प्रयोजन से उधार लेना और बेचना शामिल है, अतः कथन 1 सही है। नेकेड शॉर्ट सेलिंग तब होती है जब स्टॉक या प्रतिभूतियों को उधार लेने की व्यवस्था किए बिना या यह सुनिश्चित किए बिना बेचा जाता है कि उन्हें उधार लिया जा सकता है, अतः कथन 2 सही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने हाल ही में घोषणा की है कि हालांकि सभी श्रेणियों के निवेशकों को शॉर्ट सेलिंग में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन नेकेड शॉर्ट सेलिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, गिनी कृमि रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस रोग को उन्मूलन करने के प्रयास 1980 के दशक में शुरू हुए थे। 2. यह मुख्य रूप से ग्रामीण, वंचित एवं पृथक समुदायों के लोगों को प्रभावित करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गिनी कृमि रोग अथवा
ड्रैकोनकुलियासिस गिनी कृमि के कारण होता है। यह एक परजीवी नेमाटोड, एक दुर्बल करने वाला परजीवी रोग है जो संक्रमित व्यक्तियों को हफ्तों या महीनों के लिए निष्क्रिय कर देता है। अतः कथन 1 सही है। यह मुख्य रूप से ग्रामीण, वंचित एवं पृथक समुदायों के लोगों को प्रभावित करता है जो पीने के लिए स्थिर सतही जल स्रोतों पर निर्भर हैं। बता दें कि 1980 के दशक के मध्य में दुनिया भर के 20 देशों में, मुख्य रूप से अफ्रीका तथा एशिया में ड्रैकोनकुलियासिस के अनुमानित 3.5 मिलियन मामले सामने आए। यह परजीवी तब फैलता है जब लोग परजीवी संक्रमित जल पिस्सू से दूषित रुका हुआ पानी पीते हैं। गिनी कृमि रोग को उन्मूलन करने के प्रयास 1980 के दशक में शुरू हुए, जिसमें WHO जैसे संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान था। अतः कथन 2 सही है। 90% से अधिक संक्रमण टांगों एवं पैरों में होते हैं, जिससे व्यक्तियों की गतिशीलता तथा दैनिक कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, सुदर्शन सेतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। 2. इसकी कुल लंबाई 4772 मीटर है, जिसमें 800 मीटर लंबा केबल आधारित पुल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया। सुदर्शन सेतु को ओखा बेयट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज भी कहा जाता है। यह ओखा मुख्य भूमि और गुजरात में बेयट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। अतः केवल 1 सही है। केंद्र सरकार ने इस परियोजना के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करते हुए इसे वित्त पोषित किया। इसमें फुटपाथ के ऊपरी हिस्से पर सौर पैनल भी लगाए गए हैं, जिससे 1 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। यह पुल तकनीकी रूप से एक समुद्री लिंक है जो गुजरात के लिए पहला पुल है। इसकी कुल लंबाई 4772 मीटर है, जिसमें 900 मीटर लंबा केबल आधारित पुल है। अतः केवल 2 सही नहीं है। बता दें कि बेट द्वारका केंद्र शासित प्रदेश दीव के बाद गुजरात तट पर दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। गौरतलब है कि अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है और साथ ही देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। अगला प्रश्न है, अट्टुकल पोंगल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। 2. 2009 में इस अनुष्ठान ने एक ही दिन में महिलाओं की सबसे बड़ी धार्मिक सभा के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई थी। 3. अट्टुक्कल मंदिर को महिलाओं का सबरीमाला भी कहा जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। अट्टुक्कल पोंगल तिरुवनंतपुरम केरल का एक वार्षिक त्योहार है। अतः कथन 1 सही नहीं है। विश्व में महिलाओं के सबसे बड़े महोत्सव में से एक माने जाने वाले इस त्योहार में लगभग 15 लाख महिलाओं ने तिरुवनंतपुरम केरल के वार्षिक अट्टुक्कल पोंगल उत्सव में भाग लिया। इस उत्सव में केरल के तिरुवनंतपुरम में अट्टुक्कल भगवती मंदिर के देवता को चावल से बनी एक मिठाई पोंगल चढ़ाई जाती है। 10 दिवसीय इस उत्सव का मुख्य आकर्षण 9वें दिन चढ़ाई जाने वाली सामूहिक भेंट है। वर्ष 2009 में इस अनुष्ठान ने एक ही दिन में महिलाओं की सबसे बड़ी धार्मिक सभा के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई थी, जब इसमें 2.5 मिलियन से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था। अतः कथन 1 सही है। अट्टुक्कल मंदिर को महिलाओं का सबरीमाला कहा जाता है क्योंकि यहाँ केवल महिलाएं ही अनुष्ठान करती हैं। अतः कथन 3 सही है। लेकिन सबरीमाला में मुख्य रूप से पुरुष ही भगवान अयप्पा के पहाड़ी मंदिर की तीर्थ यात्रा करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय से ही कलिंग को एक शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता है। 2. कलिंग के राजा श्रुतायुध युद्ध में कौरव शिविर में शामिल हो गए, जहां वह एवं उनके 2 वीर पुत्र भानुमान और केतुमान भीमसेन द्वारा मारे गए। 3. महाभारत युद्ध के बाद एक नए क्षेत्रीय राजवंश ने कलिंग पर शासन किया। बौद्ध ग्रंथ महागोविंद सूतंत में कलिंग की महिमा और शक्ति की तेजी से बहाली का उल्लेख है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय से ही कलिंग को एक शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता है। अतः कथन 1 सही है। कलिंग के राजा श्रुतायुध युद्ध में कौरव शिविर में शामिल हो गए, जहां वह एवं उनके 2 वीरपुत्र भानुमान और केतुमान भीमसेन द्वारा मारे गए। अतः कथन 2 सही है। महाभारत युद्ध के बाद एक नए क्षेत्रीय राजवंश ने कलिंग पर शासन किया। बौद्ध ग्रंथ महागोविंद सूतंत में कलिंग की महिमा और शक्ति की तेजी से बहाली का उल्लेख किया गया है।
अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. यह कुछ विशेष अपराधों के संबंध में लंबी पुलिस हिरासत, अन्य अपराधों के लिए न्यूनतम दंड और जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव करता है। 2. संगठित अपराध को पहली बार सामान्य आपराधिक कानून के अधीन लाया गया है। 3. यह छोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत करता है, जो दंड संहिता में एक नया प्रयास है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023। भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023 कुछ विशेष अपराधों के संबंध में लंबी पुलिस हिरासत, अन्य अपराधों के लिए न्यूनतम दंड और जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव करता है, अतः कथन 1 सही है। पहली बार संगठित अपराध से निपटने को सामान्य आपराधिक कानून के दायरे में लाया गया है, अतः कथन 2 सही है। बीएनएस ने छोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत करता है, जो दंड संहिता में एक नया प्रयास है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए बनाया गया था। 2. यह अधिनियम केंद्र सरकार को अनुसूची में किसी वस्तु को जोड़ने या हटाने का अधिकार देता है। 3. हालांकि सरकार किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित कर सकती है, लेकिन स्टॉक सीमा नहीं लगा सकती। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 इसे खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए बनाया गया था, अतः कथन 1 सही है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को अनुसूची में किसी वस्तु को जोड़ने या हटाने का अधिकार देता है, अतः कथन 2 सही है। किसी वस्तु को आवश्यक घोषित करके सरकार उस वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण को नियंत्रित कर सकती है और स्टॉक सीमा लगा सकती है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। माउंट एवरेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे नेपाल में सागरमाथा और चीन में माउंट क्यूमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। 2. यह नेपाल और तिब्बत के मध्यवर्ती सीमा पर स्थित है, जिसके शिखर तक दोनों ओर से पहुंचा जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।